दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम 14 सितंबर यानी कि आज बिहार आएगी। जी हां, टीम में उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार शामिल होंगे। टीम 4 जिले यानी कि मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर और बोध गया में बैठक करेगी। आज आयोग की टीम पटना एयरपोर्ट पहुंचेगी, वहां से सीधे मुजफ्फरपुर को रवाना होगी। जी हां, वहां उत्तर बिहार के जिले यानी कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में चुनाव तैयारी की समीक्षा करेंगे। जबकि दूसरी बैठक में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान और गोपालगंज में तैयारियों की समीक्षा होगी। जी हां, दूसरे दिन भागलपुर में आयोजित बैठक में भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। जबकि बोध गया की टीम में गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर एवं रोहतास की चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आज पहली बार कटिहार आगमन हो रहा है। जी हां, इस दौरान भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी पटना से फडणवीस के साथ आ रहे हैं। कटिहार आगमन की खबर से कटिहार जिले के भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जी हां, इसको लेकर भाजपा के कटिहार जिला अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद महतो ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारियों में अभी से ही जुट गए हैं। बिहार में 1523 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,58,389 हो गई है। जी हां, राजधानी पटना में सर्वाधिक 176 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। जी हां, वहीं अररिया में 94, अरवल में 18, औरंगाबाद में 36, बांका में 23, बेगूसराय में 26, भागलपुर में 73, भोजपुर में 14, बक्सर में 23, दरभंगा में 31, पूर्वी चंपारण में 52, गया में 38, गोपालगंज में 18, जमुई में 10, जहानाबाद में 17, कैमूर में 13, कटिहार में 27, खगड़िया में 51, किशनगंज में 33, लखीसराय में 51, मधेपुरा में 32, मधुबनी में 40, मुंगेर में 19, मुजफ्फरपुर में 89, नालंदा में 32, नवादा में 10, पूर्णिया में 68, रोहतास में 58, सहरसा में 90, समस्तीपुर में 19, सारण में 41, शेखपुरा में 7, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 19, सीवान में 16, सुपौल में 67, वैशाली में 39 और पश्चिमी चंपारण में 47 संक्रमितों की पहचान की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त दिल्ली के एम्स में भर्ती है। जी हां, उनकी तबीयत को लेकर थोड़ी देर पहले एम्स ने एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। इसके मुताबिक अस्पताल प्रशासन की ओर से बताया गया है कि अमित शाह को सामान्य मेडिकल चेकअप के लिए भर्ती किया गया है। अस्पताल की तरफ से यह भी कहा गया है कि 23 तारीख को जब कोरोना से ठीक होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी तो उस वक्त रूटीन चेकअप के लिए फिर से उन्हें मिलने के लिए कहा गया था। एम्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अस्पताल से छुट्टी के वक्त दी गई सलाह के मुताबिक अब संसद सत्र शुरू होने से पहले संपूर्ण चिकित्सा जांच के लिए उन्हें अस्पताल में 1-2 दिन के लिए भर्ती कराया गया है। बिहार में ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने आज से अपने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। जी हां, आज से पूरे प्रदेश में ट्रकों का चक्का जाम हो जाएगा। राजधानी पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार ने बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी उनकी समस्याओं के निदान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया और न ही उनकी मांगे मानी, लिहाजा अब ट्रक चालकों का हड़ताल जाना तय है। केंद्र की मोदी सरकार आम आदमी के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना से जुड़कर आम आदमी भी बुढ़ापे में पेंशन प्राप्त कर सकता है। जी हां, और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 1,000 रुपये, 2,000, 3,000, 4,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये पेंशन का भुगतान किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जी हां, आवेदन करने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बैंक या फिर डाकघर का बचत खाता लेकर व्यक्तिगत तौर पर बैंक या फिर डाकघर में जाकर संपर्क करना होगा। जी हां, यहां से आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं और इस पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इंसान में अगर समाज और दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा होता है तो वह पहाड़ को तोड़कर समतल ही नहीं बना सकता है बल्कि उसे नहर का रूप भी दे सकता है। जी हां, कुछ साल पहले आपने बिहार में रहने वाले दशरथ राम मांझी के बारे में सुना होगा, जिन्होंने एक पहाड़ को तोड़कर यानी कि काट कर सड़क बना दी थी। इसलिए लोग आज उन्हें बिहार के माउंटेन मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसा ही एक कहानी एक बार फिर से बिहार से ही आई है, जहां 70 साल के एक बुजुर्ग किसान ने
30 साल तक कड़ी मेहनत करके पहाड़ को तोड़कर 3 किलोमीटर लंबी नहर बना दी है। जी हां, जिससे गांव के लोगों को फसल की सिंचाई और इस्तेमाल के लिए पानी मिल सके और गांव के लोग पलायन को रोक दे। दशरथ राम मांझी की तरह ही दिन रात मेहनत करने वाले इस किसान का नाम लोंगी बुइया है। जी हां, लोंगी बुइया वो 70 साल के हैं। जब वो 40 साल के थे तभी से ही उन्होंने नहर खोदने के लिए दिन रात काम करना शुरू कर दिया और 30 साल तक अकेले ही पहाड़ को तोड़ते रहे और नहर बना दी। 30 साल तक पहाड़ तोड़ने के बाद लोंगी बुइया ने 3 किलोमीटर नहर बना दी है। जी हां, और अब नहर में पानी आने से उनके गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी पानी की समस्या से निजात पा चुके हैं। बिहार के गया के रहने वाले लोंगी बुइया ने कड़ी मेहनत से बनाई इस नहर से लोगों को सिंचाई करने में ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हां, खेतों को भरपूर पानी मिल सकेगा। लालू प्रसाद यादव के आरजेडी से इस्तीफा देकर बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पुत्र सत्यप्रकाश सिंह ने खुद ये जानकारी दी है। रघुवंश प्रसाद की तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की जब तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ी थी तब उन्होंने 6-7 पेज में पत्र लिखे थे। उनके करीबियों ने 2 पेज पत्र जारी किए हैं। जी हाँ, इसमें उन्होंने आरजेडी के काम करने के तौर तरीके पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी में समांतर माहौल है। आरजेडी में अब विचारधारा के स्तर पर बहस की गुंजाइश नहीं बची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कार्यक्रम के मुताबिक बिहार को 901 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 बड़ी योजनाओं का उपहार दिया है। जी हां, इस खास मौके पर बिहार की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद के दुनिया छोड़ने पर उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रघुवंश जी जिन आदर्श को लेकर चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना उनके लिए संभव नहीं रहा था। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी एक विकास के कामों की सूची भी भेज दी है। जी हां, बिहार के लोगों की बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 47 लाख के पार पहुंच गई है। जी हां, पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट को देखें तो देश में कोरोना के 94,372 नए मामले सामने आए हैं। नए केस आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 47,54,356 हो चुकी है। आपको बता दें कि गुरुवार को भी 97,570 नए मामले सामने आए थे। कोरोना महामारी को हैंडल करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को 75.8% लोगों ने स्पष्ट तौर पर अपना समर्थन दिया है। जी हां, ये बात IANS की सी वोटर कोरोना ट्रैकर के द्वारा 6 महीने में किए गए व्यापक सर्वे में सामने आई है। पिछले 6 महीनों में IANS सी वोटर कोरोना ट्रैकर ने इतिहास की सबसे खतरनाक महामारी के दौरान भारत के मूड को जाना और अब उसका डेटा और विश्लेषण को आपके साथ साझा कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु से बिहार आना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब बिहार में फ्लाइट से आना आसान हो गया है। जी हां, पटना और गया एयरपोर्ट के बाद अब दरभंगा एयरपोर्ट भी चालू होने वाला है। खबर के मुताबिक दरभंगा एयरपोर्ट से नवंबर के प्रथम सप्ताह से उड़ान चालू हो जाएंगी, जिसके लिए टिकट की बुकिंग 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी। जो लोग फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं वो 30 सितंबर के बाद फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि शुरुआती समय में दरभंगा दिल्ली, दरभंगा बेंगलुरु और दरभंगा मुंबई के बीच उड़ानें चालू की जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे और भी कई शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। सरकार के इस कदम से काफी लोगों को लाभ हो सकता है। जी हां, बिहार के प्रसिद्ध पर्व छठ में लोग इस साल अब बाहर से अपने घर हवाई जहाज से आ सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ दिन का समय ही बचा है और राजनीतिक पार्टियां लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रही है। ताजा मामला आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कथित तौर पर भाजपा और जेडीयू पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि कोई छज्जा तोड़ रहा है, कोई देश तोड़ रहा है। हालांकि हड्डियां भी टूट रही है पर कोई चर्चा नहीं है। यह भी अपने आप में न्यू इंडिया है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अरे भाई, जो है ही नहीं उसे खाक निर्भर करोगे। चाचा की अंतरात्मा को बिहार आज तक नहीं देख पाया है और वह है भी नहीं। एनटीए ने जेईई मेन का रिजल्ट घोषित कर दिया है। देर रात प्रकाशित परीक्षा परिणामों में पटना का शुभ कुमार बिहार टॉपर बना है। उसे 99.99% मिला है। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में महज 24 अभ्यर्थियों को 100% मिला है। इनमें बिहार का कोई भी नहीं है। अब सभी सफल अभ्यर्थी जेईई एडवांस में शामिल होंगे, जिसके लिए 27 सितंबर को एडवांस परीक्षा का आयोजन किया जाना है।
आपको बता दें कि बेली रोड में रहने वाले शुभ के पिता सुशील कुमार व्यवसायी हैं। शुभ विद्या मंदिर क्लासेज में जेई की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों की जमीन हड़पने और खेत खलिहानों को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया को बताया कि मोदी सरकार पहले जमीन हड़पने का अध्यादेश लाई और अब खेती हड़पने के लिए काले कानून लाई है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता खेत खलिहान को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने खेत खलिहान अनाज मंडियां पर 3 अध्यादेशों का क्रूर प्रहार किया है। ये काले कानून देश में खेती और करोड़ों किसान मजदूर आरती को खत्म करने की साजिश के दस्तावेज हैं। खेती और किसानों को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का ये सोचा समझा षड्यंत्र है। जी हां, अब ये साफ हो गया है कि मोदी सरकार पूंजीपति मित्रों के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है। अन्नदाता किसान और मजदूर की मेहनत की मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जंजीरों में जकड़ना चाहती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स में भर्ती बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है तथा बिहार में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा मामले में सजा काट रहे हैं। मुख्यमंत्री लगभग 2 बजे रिम्स पहुंचे और रिम्स निदेशक के बंगले में इलाजरत लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लगभग 1.25 घंटे तक विचार विमर्श चला। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद रिम्स निदेशक के बंगले से बाहर आए हेमंत सोरेन ने मीडिया से कहा कि लालू जी की सेहत अब बहुत बेहतर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वैसे मैं जानता हूं कि आप लोग यहां बिहार चुनाव के बारे में सवाल पूछने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस विषय को लेकर लालू जी के लोग अधिकृत हैं, वह बातें होगी। राजनीति बातें तो राजनीति मंच पर ही होगी। हाँ, इतना बता दूं कि बिहार में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रेलवे ट्रेनों की बोगियों में बदलाव करने जा रही है। अब बोगियां अब अंदर से आरामदायक तो होगी ही, साथ में आंखों को सुकून भी देगी। जी हां, रेलवे ने बोगियों के अंदर के यात्री सुविधा को बढ़ाने के साथ ही रंगों में भी बदलाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कुछ औपचारिकताओं के बाद जल्द ही अंदरूनी दीवारें समुद्री हरे रंग में दिखाई देगी। डॉक्टरों का कहना है कि हरा रंग आंखों को सुहाता है। विज्ञान इसकी वजह बताता है कि 7 रंगों के मिश्रण में ये सबसे बीच का रंग है। इसका वेब औसत होता है जिससे ये आंखों में चुभता नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धमकी देने वाले शातिर ठग को बिहार के पूर्णिया से साहेबगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी हां, शातिर ठग के सिंह को मुंबई पुलिस को भी तलाश थी। मुंबई पुलिस की निशानदेही पर साहेबगंज पुलिस ने आरोपी को पूर्णिया से गिरफ्तार किया है। साहेबगंज एसपी ने बताया कि शातिर ठग के सिंह आईजी डीआईजी बनकर लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठने का काम करता था। शातिर ठग ने ऐसी नामचीन हस्तियों को आय से अधिक संपत्ति बताकर आईजी और डीआईजी बनकर ठग की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को देश भर में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अगले 5 सालों में इस योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मछली पालन के क्षेत्र में आजादी के बाद से देश में अब तक का यह सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। कोरोना संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के पहिए को धीमा कर दिया है और एक बड़ी आबादी के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। जहां इस संकट काल में गांव न सिर्फ प्रवासियों का सहारा बने हैं बल्कि सरकार की मुश्किलों को भी हल कर दिया है। जी हां, केंद्र सरकार ने उदारीकरण के दौर में आर्थिकी को मजबूत करने के लिए गाँव पर जो भरोसा जताया है उसे कृषि प्रधान देश में उम्मीद की किरण लौटी है। पिछले कुछ समय से जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर नरम पड़ गए हैं। जी हां, चिराग पासवान ने कहा है कि जेडीयू और नीतीश कुमार से मेरा कोई भी मतभेद नहीं है। मैंने जो भी सवाल उठाए हैं वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सीएम के संज्ञान में लाने के लिए उठाए हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर लोजपा की किसी के साथ बातचीत नहीं हुई है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पूछे जाने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा है कि लोजपा की भाजपा और जेडीयू से सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी लड़ाई नहीं है, हम भाजपा के साथ हैं। भाजपा ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ाया जाएगा, तो भाजपा के निर्णय के साथ लोजपा शुरू से है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में जो भी होगा वह बिहार के हित में ही होगा।
बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इन सबके बीच जनता दल ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा इसी महीने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके अपने मुद्दों को जनता के समक्ष रखा। पार्टी सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा ने कहा कि बिहार को एक नए विचार और दिशा की जरूरत है। कोरोना और बाढ़ ने बिहार सरकार की नाकामियों को उजागर किया है। लोगों को बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन के चलते शताब्दी और वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। वहीं शनिवार को 174 दिन बाद एक बार फिर से ये ट्रेन पटरी पर दौड़ी है। जी हां, हालांकि इस दौरान यात्रियों की संख्या में खासी गिरावट देखी गई। पहले दिन इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 25% थी। गौरतलब है कि कुल 86 नई ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। इस तरीके से देश भर में कुल 316 ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सरकारी स्कूलों की बदहाली के कारण गरीबों से शिक्षा दूर हो गई है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए दिए गए मेरे सुझाव को सरकार ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। 3 साल पहले दिए गए सुझाव पर अब तक कोई भी विचार नहीं हुआ है। सरकार चाहती ही नहीं कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो और गरीबों के बच्चे पढ़े, लिहाजा मजबूर होकर पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जी हां, कुशवाहा ने अपनी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा सुधार सप्ताह के अंदर दिन रविवार को शिक्षा सुधार मार्च को संबोधित कर रहे थे। जी हां, इसके पहले उन्होंने कार्यक्रम में बदलाव करते हुए गांधी मैदान में गेट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। सभी कार्यकर्ताओं के साथ 1 मिनट का मौन रखकर रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि दी और फिर मौन मार्च शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य में सुशासन लाने का श्रेय देते हुए उनकी सराहना की है। जी हां, साथ ही विश्वास जताया है कि जदयू प्रमुख यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छा काम जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र में 900 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश को समर्पित किया है। राज्य में विपक्षी दल राजद और उनके नेता लालू प्रसाद यादव या फिर पार्टी के सहयोगी दल कांग्रेस में से किसी का भी नाम नहीं लेते हुए मोदी ने राज्य के पिछड़ेपन के लिए उस मानसिकता को जिम्मेवार ठहराया है जिसमें आर्थिक प्रगति को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। जब गरीबों के उत्थान की बात आती है तो वे केवल बातों को ही पर्याप्त माना जाता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना के टीका विकसित करने को लेकर उम्मीद की किरण जगाई थी। हालांकि इस उम्मीद को झटका तब लगा जब पिछले दिनों ब्रिटेन ट्रायल में एक मरीज को परेशानी का सामना करना पड़ा था। टीका विकसित कर रही एस्ट्राजेनेका की तरफ से कहा गया था कि ट्रायल में शामिल यूके की एक महिला की रीढ़ की हड्डी में गंभीर रूप से सूजन आ गई है, इसलिए कंपनी की तरफ से ट्रायल को रोकने का फैसला किया गया था। टीका विकसित करने की इस उम्मीद को फिर से एक अच्छी खबर मिली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि औषधि कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ कोरोना का टीका विकसित करने के लिए प्रशिक्षण को बहाल किया जाएगा। कोरोना महामारी के 6 माह बाद भी लोगों में जागरूकता दिखाई नहीं दे रही है। अब भी लोग कोरोना की जांच कराने से बच रहे हैं। वे सर्दी खांसी या बुखार के लक्षण होने के बावजूद सामान्य बीमारी समझकर निजी डॉक्टरों के पास इलाज कराते हैं। आराम नहीं होने पर जब वे कोरोना की जांच कराते हैं तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। प्रदेश के एक अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि करीब 50% कोरोना मरीज ऐसे हैं जो पहले निजी डॉक्टर के पास इलाज करा चुके थे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।